तो वंशागति के आनुवंशिकता चैप्टर में जो है हम लोग प्रयोग पढ़ रहे थे, ये साबित करने के लिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसको साबित करने के लिए दो प्रयोग किया गया था। पहला प्रयोग किया गया था ग्रिफिथ के द्वारा, जिसको कि बाद में एवेरी और मैककार्टी ने जो है इसको पूरी तरह से साबित किया था। इसको हम लोग ही पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे। उसके बाद जो प्रयोग है वो किया गया हर्शे एवं चेज के द्वारा। तो दूसरा प्रयोग है ये किया गया हर्शे एवं चेज के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं हर्शे एवं चेज का प्रयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है। ग्रिफिथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोग ये है, इसी से 5 नंबर में जो है बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो डालना हेडिंग हर्शे एवं चेज का प्रयोग। टॉपिक है हर्शे एवं चेज का प्रयोग, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एवं चेज का प्रयोग। देखो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रयोग किया था। किस लिए प्रयोग किया था? ये साबित करने के लिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ये साबित करने के लिए हर्शे एवं चेज ने प्रयोग किया था। देखो इस प्रयोग को करने के लिए उन्होंने लिया था जीवाणुभोजी को। तो समझो कि जीवाणुभोजी क्या होता है। एक शब्द हो तो बेहतर है, इसे लिख लेना जीवाणुभोजी। जो जानता है बहुत बढ़िया, जो नहीं जानता है वो इसको देख लेना। जीवाणुभोजी को अंग्रेजी में कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणुभोजी। और जीवाणुभोजी क्या होता है? देखो ये कुछ विषाणु होते हैं, कोई जीवाणु नहीं होते हैं। नाम से क्या लग रहा है जीवाणु होंगे, लेकिन इसमें में जीवाणु नहीं है, ये कुछ विषाणु है। और कौन से विषाणु है? देखो ये पूरा एक प्रयोग है, ठीक है। इसको हम एक कहानी तरह बोलेंगे। आपको कहानी तरफ इसको लिखना है और इसको याद करना है, ठीक है। याद नहीं करना, समझना। 2-3 बार पढ़ोगे कहानी तो याद हो जाएगा। और इसको रटने को कोशिश करोगे, रट नहीं पाओगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ये। इसे ध्यान से सुनते जाओ, इसे बेहतर होगा 2-3 बार वीडियो देखना, ठीक है, जिससे तुमको अच्छे से कहानी समझ में आ जाए पूरा, और इसे तुम आसानी से अपनी भाषा में लिख सको। तो देखो जीवाणुभोजी क्या होता है? तो ये कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो कुछ विषाणु ऐसे हैं जो जंतु कोशिका को संक्रमित करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पादप कोशिका को संक्रमित करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। और जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणुभोजी कहा जाता है। लिखना इसको, लिखना कि वैसे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। तो जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, जीवाणुभोजी कहा जाता है, ठीक है। लिख लो इसको, बेहतर होगा लिख लो। तो जीवाणुभोजी क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे विषाणु जो कि जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणुभोजी कहा जाता है। और देखो जीवाणुभोजी जो है कुछ ऐसा दिखता है। जीवाणुभोजी का अगर संरचना बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा होता है। ये है जीवाणुभोजी। इसमें जिसका ये भाग है इसको कहा जाता है हेड मतलब सिर। जो ये भाग है इसको कहा जाता है बॉडी मतलब शरीर। और जो ये भाग है इसको कहा जाता है टेल मतलब पूंछ। ये हुआ हेड, ये हुआ बॉडी, ये हुआ टेल। और इसके ठीक अंदर यहाँ पे ये जो है ये हो गया इसका आनुवंशिक पदार्थ। हालांकि ये डीएनए होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डीएनए। अब हमको करना क्या है? देखो सबसे पहले ये समझो कि जीवाणुभोजी जो है जीवाणु को कैसे संक्रमित करता है। तो मान लो ये कोई जीवाणु है, ठीक है, कोई जीवाणु है। इसके ऊपर क्या आएगा? जीवाणुभोजी आएगा। तो जीवाणुभोजी जो है इसको संक्रमित कैसे करेगा? तो जीवाणुभोजी क्या करेगा? आके इसके ऊपर चिपक जाएगा। जीवाणुभोजी आकर इसके ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। और अपना जो पूंछ है, अपना जो टेल है, उससे इसमें छिद्र करेगा। और देखो कोई भी विषाणु जो होता है वो खुद से अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकता है, खुद से विभाजित नहीं हो सकता है। इसलिए वो दूसरी कोशिका का प्रयोग करता है अपने आप को बढ़ाने के लिए। अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए वह दूसरे कोशिकाओं का प्रयोग करता है। कौन करता है?
जीवाणुभोजी या कोई विषाणु खुद से अपनी कोशिका को नहीं बढ़ा सकता है, चूँकि देखो कोशिका तो है ही नहीं। विषाणु क्या है? विषाणु सिंपल एक RNA या DNA होता है और उसके ऊपर प्रोटीन का शीट होता है, प्रोटीन का कवरिंग होता है, प्रोटीन का परत होता है, ठीक है। तो जीवाणुभोजी जो है वो भी तो विषाणु ही है, तो इसमें कोशिका तो है ही नहीं। अब कोशिका नहीं है, डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोशिका डिवाइड नहीं कर पाएगा तो फिर वो क्या करेगा? वो जो है दूसरी कोशिकाओं का प्रयोग करता है। ऐसे मान लो जब विषाणु हम लोग के शरीर में भी आता है तो क्या करता है कि हमारा जो कोशिका है उसमें प्रवेश कर जाता है और हमारा कोशिका का जो DNA है उसमें जाकर जुड़ जाता है। और जैसे जैसे कोशिका डिवाइड करता है वैसे वैसे वो विषाणु भी क्या करता है? विभाजित होता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो विषाणु कोई विषाणु ऐसे ही करता है कि खुद से डिवाइड कर नहीं सकता है, इसलिए दूसरी कोशिकाओं का उपयोग करता है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। वैसे ही जीवाणुभोजी भी करता है। जीवाणुभोजी भी क्या करता है? खुद को बढ़ा नहीं सकता है, तो ये जीवाणु का उपयोग करता है। मतलब कि अपना जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है, जो इसके अंदर वह अणु है जिसके साथ सूचनाएँ हैं इसको, वो क्या करता है कि जीवाणु के अंदर डाल देगा। और फिर क्या होगा कि जैसे जैसे जीवाणु विभाजित होगा वायरस भी डिवाइड होगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद फिर क्या करेगा कि संख्या उसका ज़्यादा हो गया, बढ़ गया विभाजित होने के फलस्वरूप। तो हम लोग को पता ये लगाना है कि इस जीवाणुभोजी से निकल कर जीवाणु में जो जा रहा है वो क्या जा रहा है। मतलब कि देखो दो चीज़ें जा सकता है, एक जो ऊपर का जो इसका पूरा कवरिंग है ये बना हुआ किस चीज़ का? प्रोटीन का। और उसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लिक और न्यूक्लिक अम्ल कौन है? यहाँ पर DNA है। तो पता ये लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा भाग जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर रहा है। क्या वो भाग प्रोटीन है या वो भाग DNA है। तो इन्हीं दोनों के पास आनुवंशिक सूचनाएं हैं, इन्हीं दोनों के पास वो सूचना है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, मतलब कि जो वायरस का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो मतलब कि देखो पता हम तुमको क्या बताएं कि जीवाणुभोजी क्या है। सुनो क्या पढ़े हम लोग कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक प्रयोग पढ़ रहे हैं, क्या साबित करने के लिए कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसको साबित करने के लिए प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? हर्शे एवं चेज के द्वारा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ें कि जीवाणुभोजी क्या होता है। तो जीवाणुभोजी कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो कि जीवाणु को संक्रमित करते हैं, और जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें ही जीवाणुभोजी कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ें कि जीवाणुभोजी में क्या क्या होता है। जीवाणुभोजी में एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। और ये विषाणु जो है जीवाणु को संक्रमित कैसे करता है? अपने पूंछ से इसमें छिद्र करता है। छिद्र करने के बाद अपना जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है ये इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, जो कि बैक्टीरिया के हेल्प से अपनी संख्या को बढ़ाता है। और बढ़ने के बाद क्या होता है कि फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो पता ये लगाना है कि जीवाणुभोजी से निकल के जो जीवाणु में जा रहा है वो क्या जा रहा है? DNA जा रहा है या प्रोटीन? तो दो ही चीज़ें, DNA यहाँ है, प्रोटीन है। इनमें से कौन सा भाग निकल के जा रहा है हमको यहीं पता लगाना है। तो चलो इसको लिख लेना पहले कि जीवाणुभोजी क्या है। ये जीवाणु का शरीर हो गया, जो जीवाणुभोजी हो गया। जीवाणुभोजी में एक हेड, बॉडी, टेल पार्ट, DNA होता है, सब लिख लिए, ठीक। अब देखो अब हम पढ़ेंगे कि हर्शे और चेज ने प्रयोग कैसे किया। हर्शे और चेज ने कैसे ये पता लगाया कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है। कैसे मैं पता लगाया कि जो निकल के जा रहा है DNA से, जो निकल के जा रहा है जीवाणुभोजी से जीवाणु में, वो DNA है और प्रोटीन नहीं है। इसको साबित करने के लिए हर्शे और चेज ने कैसे प्रयोग किया वही हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए समस्थानिक के बारे में। क्या पता होना चाहिए? समस्थानिक। समस्थानिक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइसोटोप। समस्थानिक क्या होता है? तो कुछ ऐसे केंद्रक होते हैं, ये बोलो कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। कौन कौन? एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम,
और एक होता है ट्रिटियम। इसका सिंबल होता है P, इसका होता है D, इसका होता है T। परमाणु संख्या तीनों का 1 1, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो ये तीनों क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और कौन है, ट्रिटियम। ठीक है, तो मतलब समस्थानिक देखो तीनों का परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो इन्हें ही क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हर एक तत्व का समस्थानिक होता है, जैसे कि नाइट्रोजन का भी, हर एक तत्व का। अधिकांश जो समस्थानिक होते हैं, अधिकांश सब नहीं, वो रेडियो सक्रिय होते हैं। अधिकांश समस्थानिकों में तुम बोल सकते हो, लिख लें इस बात को कि अधिकांश समस्थानिकों में रेडियो सक्रियता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रेडियो सक्रियता। अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है अधिकांश समस्थानिकों में। मेरे ख्याल से रेडियो सक्रियता क्या है तुम समझते हो। रेडियो सक्रियता क्या है, एक ऐसी घटना जिसमें कि परमाणु के अंदर से अल्फ़ा बीटा किरणें निकलते रहती हैं, इसी को क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। और ऐसे तत्व जो हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। तो रेडियो सक्रियता देखो, जितने भी परमाणु ऐसे हैं जिनका जो परमाणु संख्या है वो अगर 83 या 83 से ज़्यादा है तो वो जो होता है रेडियो सक्रिय होता है। जिसका भी परमाणु संख्या 83 या 83 से ज़्यादा, 118 तो है ना हम लोग के पास, तो उसमें 83 या 83 से अधिक वाला जो भी हमारे पास परमाणु होता है वो सभी के सभी रेडियो सक्रिय होते हैं। मतलब उन सभी से अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकलते रहती हैं, इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। अधिकांश सुने हुए कि जो ये होता है, जो पीरियड टेबल होता है, उसमें जो नीचे वाला होता है 7th ग्रुप वाला, जो 7th पीरियड वाला होता है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो रेडियो सक्रिय है, वो फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। वैसे ही जो भी समस्थानिक होते हैं किसी तत्व के, अधिकांशतः समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं। मतलब उनमें रेडियो सक्रियता पाई जाती है, मतलब कि वो हमेशा अल्फ़ा रे और कौन, बीटा रे और गामा रे, ये तीनों किरणें हमेशा क्या करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। और वैसे तत्व रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। और कौन होते हैं ऐसे, तो जो भी परमाणु की परमाणु संख्या 83 या 83 से अधिक होती है वो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि वैसे ही देखें, अगर हम मान लो कि देखें फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के 2 समस्थानिक होते हैं। एक होता है P31, एक होता है P30। ठीक है, जो P31 है ये सामान्य वाला है, जो यहाँ लिख रहे हैं। फॉस्फोरस के समस्थानिक 2 होते हैं, एक होता है P31 और एक होता है P30। इसमें से ये तो सामान्य वाला जो हम लोग जानते हैं वो सामान्य वाला है। हम लोग जिस जैसे कि देखो हाइड्रोजन के 3 रूप हैं, हम लोग जानते हैं किसको हैं, प्रोटियम को। क्योंकि हम लोग जिस हाइड्रोजन को जानते हैं उसकी परमाणु संख्या भी 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। मतलब हम लोग इसको जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा होता है। प्रकृति में ये 98% होता है, जबकि ये दोनों बहुत कम, ये तो होता है लगभग 1 से 1.5% और ये रेडियो सक्रिय भी है और बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं जानते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसको जानते हैं। मतलब हम लोग जिसको जानते हैं, जिस परमाणु संख्या के द्रव्यमान संख्या को हम लोग जानते हैं, जिसके उसको हम लोग सामान्य बोलेंगे। मतलब उसमें रेडियो सक्रियता नहीं पाई जाती है, क्योंकि अगर वो रेडियो सक्रिय होता तो अस्थायी नहीं होता, और अगर वो अस्थायी नहीं होता तो फिर हम लोग उसको पढ़ते नहीं, उस बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। इसको हम लोग नहीं जानते हैं, इसको हम लोग नहीं जानते हैं, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया अस्थायी, या बोल सकते हैं कि ये हो गया रेडियो सक्रिय। ये क्या हो गया, रेडियो सक्रिय हो गया। रेडियो सक्रिय कैसे हो गया, क्योंकि इससे हमेशा अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलते रहेंगे, तो ये रेडियो सक्रिय हो गया। बात समझ लिया। ठीक है, तो देखो हर्शे और चेज ने क्या किया, हर्शे और चेज ने 2 अलग अलग माध्यम लिए। इसलिए यहाँ बनाते हैं, हर्शे और चेज ने क्या किया, हर्शे और चेज ने 2 अलग अलग माध्यम लिया। एक माध्यम लिया रेडियो सक्रिय फॉस्फोरस का और एक माध्यम लिया रेडियो सक्रिय सल्फर का। 2 माध्यम लिया, कौन कौन, एक लिया रेडियो सक्रिय फॉस्फोरस, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इसका कितना था, P30।
और दूसरा माध्यम लिया रेडियो सक्रिय सल्फर। दूसरा कौन लिया? रेडियो सक्रिय सल्फर, मतलब कि ये था S32। चूँकि हम लोग जिस सल्फ़र को जानते हैं वो S32 है, ये था S31। तो ये क्या था? रेडियो सक्रिय सल्फर। दो अलग अलग माध्यम लिया। अच्छा चीज़ और समझ लो कि ये जो जीवाणु भोजी होता है, ये बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ये जो जीवाणु भोजी होता है इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो जीवाणु भोजी होता है ये जो जीवाणु भोजी होता है इसमें ये जो पूरा भाग है सारे ये सब होता है प्रोटीन, और ये अंदर होता है डीएनए। ये क्या है? डीएनए। और जो इसका ऊपरी भाग है ये है डीएफसी, जो भी है ये बना होता है किस चीज़ का? प्रोटीन का। कोई वायरस में दो ही चीज़ होता है, एक उसका न्यूक्लिक पदार्थ होता है डीएनए अथवा आरएनए, और एक क्या होता है उसमें? प्रोटीन होता है। तो डीएनए है और साथ में क्या है? प्रोटीन। ठीक है। अब देखो तो समझने वाली बात ये है कि डीएनए में होता है फॉस्फोरस। हम डीएनए में क्या पढ़े थे? डीएनए में होता है फॉस्फोरिक अम्ल, मतलब डीएनए में क्या है? डीएनए में फॉस्फोरस है। और जो प्रोटीन होता है इसमें होता है सल्फर। ये आपको ध्यान रखना है कि डीएनए में सल्फर नहीं होता है और प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता। डीएनए में क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? दो अलग अलग माध्यम में लेकर जीवाणु भोजी को ग्रोथ कराया, मतलब जीवाणु भोजी का इन्होंने क्या किया? जीवाणु भोजी का वृद्धि कराया दो अलग अलग माध्यम में। एक माध्यम कौन सा है? रेडियो सक्रिय फॉस्फोरस वाला है, और एक माध्यम कौन सा है? रेडियो सक्रिय सल्फर वाला। ठीक है, तो बताओ जो रेडियो सक्रिय फॉस्फोरस वाले में जिसको ग्रो कराया गया है उसका क्या रेडियो सक्रिय हो जाएगा? प्रोटीन वाला भाग कि डीएनए वाला भाग? बताओ। फॉस्फोरस कहाँ होता है? प्रोटीन में कि डीएनए में? डीएनए में होता है। फॉस्फोरस क्या प्रोटीन में होता है? नहीं होता है। केवल कहाँ होता है? डीएनए में होता है। फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं होता है। कहाँ होता है? डीएनए में होता है। और जब इसको ग्रोथ कराया जाएगा इसमें, जिसका जो ये है, जो इस रेडियो सक्रिय फॉस्फोरस का जो डीएनए है वो कैसा हो जाएगा? रेडियो सक्रिय हो जाएगा। चलो उसके लिए वैसे बनाते हैं। मतलब देखो इसमें से जब ग्रो कराएगा इसमें से बाहर निकाला गया, जब बाहर निकाला जाएगा तो जो इसमें से निकाला गया है, इसमें से जो बाहर निकाला गया है उसका, इसमें से जो बाहर निकाला गया है उसका जो डीएनए है वो कैसा हो जाएगा? वो रेडियो सक्रिय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेडियो सक्रिय। तो चलो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसका जो डीएनए है ये कैसा हो गया? रेडियो सक्रिय हो गया। ठीक है, जिसको इसमें से निकाला जाएगा उसको सल्फर वाला में से। सल्फर कहाँ होता है? प्रोटीन में। जब यहाँ से निकालेंगे उसका क्या उसका रेडियो सक्रिय हो जाएगा? सल्फर वाला कि प्रोटीन वाला? सॉरी, प्रोटीन वाला कि डीएनए वाला? प्रोटीन वाला। क्योंकि सल्फर कहाँ होता है? प्रोटीन में। सल्फर कहाँ होता है? प्रोटीन में होता है। तो इसका क्या होगा कि जो इसका जो ये वाला भाग है प्रोटीन वाला, जो इसका प्रोटीन वाला भाग है वो कैसा हो गया? रेडियो सक्रिय। जबकि डीएनए इसका जो है वो रेडियो सक्रिय नहीं हुआ। डीएनए क्यों नहीं हुआ? डीएनए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डीएनए में सल्फ़र नहीं होता है, इसलिए सल्फ़र जो है डीएनए में नहीं प्रवेश कर पाया। जबकि फॉस्फोरस होता है डीएनए में, इसलिए फॉस्फोरस डीएनए में क्या कर गया? प्रवेश कर गया, और उसका डीएनए है वो कैसा हो गया? रेडियो सक्रिय हो गया। अब क्या कराया गया कि इन दोनों को, ये जो दोनों बने, एक का जो डीएनए है वो रेडियो सक्रिय है, एक का क्या रेडियो सक्रिय है? डीएनए। एक का रेडियो सक्रिय क्या है? डीएनए। इसका जो डीएनए है वो रेडियो सक्रिय है। और एक का क्या रेडियो सक्रिय है? एक का
रेडियो सक्रिय है, प्रोटीन वाला भाग। ठीक है, एक का डीएनए रेडियो सक्रिय है और एक का प्रोटीन रेडियो सक्रिय है। तब इन दोनों को लेकर इनसे जीवाणु को संक्रमित करा गया। शुरू से तुम ध्यान से सुनते जाओ। दो मिला, एक का डीएनए है रेडियो सक्रिय और एक का प्रोटीन है रेडियो सक्रिय। फिर क्या किया, इन दोनों से इसको क्या कराया, जीवाणु से संबंध। ये जीवाणु हो गया, तो जीवाणु से संक्रमित कराया। किसको कराया संक्रमित? जीवाणु भोजी संख्या किसको? जीवाणु को। तो इसमें संक्रमित कराया। ठीक है, जीवाणु भोजी से जीवाणु को संक्रमित कराया, यहाँ इससे कराया। और फिर दूसरे जीवाणु को एक और जीवाणु भोजी से, दूसरे जीवाणु को एक और जीवाणु भोजी से संक्रमित कराया। अंतर क्या था कि एक का डीएनए रेडियो सक्रिय था, सक्रिय को हम लाल बस बना रहे हैं, और एक का जो प्रोटीन था वो रेडियो सक्रिय था। जब इसको संक्रमित करा दिया तो फिर इसको अलग किया, और अलग करने के बाद इन्होंने जो देखा, वही फाइनल बात ध्यान से सुनना अब, कि इन्होंने देखा कि जिस जीवाणु को इसको लिख लेना हो तो, कि जिस जीवाणु को रेडियो सक्रिय डीएनए वाले से संक्रमित कराया गया उस जीवाणु में रेडियो सक्रियता पाई गई, और जिस जीवाणु को रेडियो सक्रिय प्रोटीन वाले से संक्रमित कराया गया उसके अंदर रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई। आप समझे क्या बोले? जिस जीवाणु को रेडियो सक्रिय डीएनए वाले से संक्रमित कराया गया उसके अंदर रेडियो सक्रियता पाई गई, और जिसको रेडियो सक्रिय सल्फर वाले से संक्रमित कराया गया, प्रोटीन वाले से संक्रमित कराया गया, उसके अंदर रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई। रेडियो सक्रियता करने का क्या मतलब है कि वहाँ से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो चीज़ निकल के जीवाणु भोजी से जीवाणु में आ रहा है, क्या वो प्रोटीन है या वो डीएनए है? अगर वो प्रोटीन होता जो निकल के जीवाणु भोजी से जीवाणु में आता, तो फिर जिसको कराया गया रेडियो सक्रिय रेडियो सक्रिय प्रोटीन वाले से, उसके अंदर रेडियो सक्रियता पाई जानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर तो है नहीं। और जिसको कराया गया डीएनए वाले से, रेडियो सक्रिय डीएनए वाले से, उसके अंदर ही रेडियो सक्रियता पाई गई। ठीक है, मतलब कि निकल के जाने वाला जीवाणु भोजी से जीवाणु में निकल के जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? वो प्रोटीन है या फिर वो डीएनए है? निश्चित रूप से कि वो डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। अगर वो प्रोटीन होता तो रेडियो सक्रिय प्रोटीन वाले से जब संक्रमित कराया गया जीवाणु को, तो जीवाणु के अंदर रेडियो सक्रियता पाई जानी चाहिए, बट इसके अंदर रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई। इसका मतलब कि जो चीज़ निकल के जीवाणु भोजी से जीवाणु में जा रहा है वो डीएनए है और प्रोटीन नहीं है। इससे ये बात साबित हो जाता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है और प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। इससे ये बात साबित हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। क्यों? ध्यान से सुनो, बात समझ रहे हैं ना? ध्यान से समझो कि जिसको कराया गया रेडियो सक्रिय डीएनए वाले से, उसके अंदर रेडियो सक्रियता पाई गई, और जिसको कराया गया रेडियो सक्रिय प्रोटीन वाले से, उसके अंदर रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई। मतलब कि जो चीज़ निकल के जीवाणु भोजी से जीवाणु में जा रहा है वो प्रोटीन नहीं है, डीएनए है। अगर वो प्रोटीन होता तो फिर इसके अंदर पाई जानी चाहिए रेडियो सक्रियता, जो कि चल जाता ना, जो प्रोटीन वाला भाग तो ये ना है। मतलब कि जाने वाला कौन है? डीएनए। और इससे ये बात 100% साबित हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से लक्षण को अगले पीढ़ी में लेकर जाता है। या हम कह सकते हैं कि डीएनए ही वह पदार्थ है
जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं स्थित होती हैं। एक फिर से पूरे प्रयोग को देख लो। तो ये प्रयोग किस लिए किया गया था? ये प्रयोग ये साबित करने के लिए किया गया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसको साबित करने के लिए ये प्रयोग किया गया था। किसने किया था? हर्शे एवं चेज ने किया था। इसके पहले एक प्रयोग हम और भी पढ़ चुके हैं, ग्रिफिथ का प्रयोग, जो कि इसी के लिए किया गया था। ठीक है, वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हर्शे और चेज के प्रयोग में क्या क्या हुआ था? तो इन्होंने समस्थानिक लिया, 2 समस्थानिक, एक फास्फोरस का और एक किसका लिया? सल्फर का। एक सक्रिय सल्फर, जो सक्रिय फास्फोरस। रेडियो सक्रियता क्या होती है? तो बोलेंगे जो भी किरण अल्फा, जो भी तत्व अल्फा, बीटा या गामा किरण उत्सर्जित करता है उसको हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। समस्थानिक क्या होता है? जिनके परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, वैसे ही अलग तत्व के अलग अलग समस्थानिक होते हैं। सामान्यतः जो भी समस्थानिक होते हैं वो रेडियो सक्रिय होते हैं, सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः। ठीक है, जनरली समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर 2 रेडियो सक्रिय तत्व लिया गया है, एक रेडियो सक्रिय फास्फोरस, एक रेडियो सक्रिय सल्फर। दोनों में जीवाणुभोजी क्या होता है? तो हम बताएं कि जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणुभोजी कहा जाता है। जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीवाणुभोजी कहा जाता है। तो 2 अलग अलग माध्यम में जीवाणुभोजी को संक्रमित कराया गया। जिसको रेडियो सक्रिय फास्फोरस में कराया गया उसका डीएनए रेडियो सक्रिय हो गया, और जिसको रेडियो सक्रिय सल्फर में कराया गया उसका प्रोटीन रेडियो सक्रिय हो गया। वहाँ से इन दोनों को लाकर जीवाणु को संक्रमित कराया गया, और देखा गया कि जो जीवाणु रेडियो सक्रिय डीएनए वाले जीवाणुभोजी संक्रमित हुआ है उसके अंदर रेडियो सक्रियता पाई गई, और जो जीवाणु रेडियो सक्रिय प्रोटीन वाले से संक्रमित हुआ है उसके अंदर रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई। मतलब जो भाग निकल के इसमें से जीवाणुभोजी में से जीवाणु में जा रहा है वो डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। तो ये फाइनल एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद ये बात साबित हो गया कि जीवाणुभोजी से निकल के जीवाणु में जाने वाला पदार्थ प्रोटीन नहीं है बल्कि डीएनए। जिसको बेहतर होगा कि जितने दिन कहानी बोली पहले डायग्राम पूरा ड्रॉ कर लिए। मतलब जो कहानी इसमें बोले सब कहानी अपने भाषा में लिखो, तभी याद करने में आसानी रहेगा, या फिर पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, जो इसमें बात नहीं पता उसको नोट कर लेना। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, डीएनए का द्विगुणन के बारे में बात करेंगे, और इतना आपको नोट कर लेना है, और इसको बेहतर होगा अपने भाषा में इसको लिखना, याद करने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।